हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अनाया अनाया जब ग्राउंड में पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनर भी वहाँ पर थे। सबको कुछ टेक्निक बता रहे थे। अनाया वहाँ जाती है और एक साइड पर जगह खाली थी तो वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है। ट्रेनर की सारी बातें बड़ी ही ध्यान से, बड़े ही गौर से सुन रही थी। उनके हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रही थी। कैसे वो अपनी हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे, कैसे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके दूसरों पर वार किया जाता है, किस तरह से एक उंगली का इस्तेमाल करके किसी की नसें को दबाकर बेहोश की जाती है, कैसे पैरों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्थिर करके पोजीशन बनाकर हवा में भी किसी पर वार किया जा सकता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रेनर जो है सबको बता रहे थे और अनाया भी बड़े ही गौर से देख रही थी, सुन रही थी। तभी ट्रेनर की नज़र अनाया पे पड़ती है। अनाया को देखते हैं, उसकी आंखों में वो जुनून साफ नज़र आ रही थी। ट्रेनर को अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखाते। ट्रेनर अनाया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अनयन, अनयन, जी जी मास्टर, इधर आओ। अनाया उनके पास जाती है, वो जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है। कहती है, हमने जो बोला वो तुमने सुना? जी जी, समझ में आया? जी समझ में आया मास्टर। ठीक है, चलो, क्या समझा और क्या देखा हमें करके दिखाओ। जी, हमने बोला तुमने क्या समझा और क्या देखा, करके दिखाओ। अनया एक कदम पीछे लेती है और कहती है, जी मास्टर। तभी मास्टर एक इंसान को, मतलब उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़के को सामने आने को बोलते हैं और अनया के साथ सेम मूव करने को बोलते हैं जो मूव मास्टर ने करके दिखाया था। वो लड़का भी तैयार हो जाता है और अनया भी। पहला बार अनया को करना था, अनया करती है। वो लड़का उसे पकड़ लेता है, उस मूव को रोक देता है। मास्टर कहते हैं, गुड, ये मूव सही था, लेकिन अनया की तरफ से नहीं, उस लड़के की तरफ से, क्योंकि उसने कैच किया था अनया को। तभी जो है मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। वो लड़का वो वही टेक्निक यूज़ करता है जिस टेक्निक को मास्टर कब से समझा रहे थे, जैसे कि दो उंगलियों के वार से किसी की नसें पर वार करना, कि उसकी वो उस जगह की जो जिस जगह की वो नस है वहाँ पर वो पूरी तरह से डैमेज हो जाए। डैमेज का मतलब है कि उस जगह को सुन्न कर दिया जाए, जहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाएगा तो वो जगह भी काम करना बंद कर देगा। वही टेक्निक यूज़ करता है अनया के शोल्डर पर। लेकिन अनया इस बार अपने दूसरे हाथ से दो उंगलियों से उस वार को कैच कर लेती है। जब ये होता है तो मास्टर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, लेकिन वो भी कुछ सेकंड के लिए, और वो चली जाती है। इस बार ना मास्टर गुड बोलते हैं ना कुछ और बोलते हैं, चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। अनाया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। यार, मैंने वार किया, उसने कैच किया तो गुड बोला, और मैंने कैच किया तो कुछ नहीं, ऐसे खड़े हैं जैसे कि मैंने सही किया ही नहीं। तभी इनकी फाइट आगे बढ़ती है। वो हर एक मूव किया जाता है जो मास्टर ने बताया था। अपनी बॉडी को घुमाकर कैसे दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं किसी पर सीने पर वार किया करना, या फिर उसके पेट पे वार करना, अपने पैरों का इस्तेमाल कर अपनी बॉडी को बैलेंस बनाकर हवा में उछलते हुए बैलेंस बनाकर किसी पर वार करना, वो सारी चीज़ प्रैक्टिस वहाँ हो रही थी। हालांकि अनया ने कई वार को रोका था, सिर्फ रोका था। वो लड़का अनया के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि अनया सिर्फ रोक रही थी, वार कर नहीं रही थी, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। अनया इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट थी, नॉर्मल से भी नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब इसकी आंखों में थोड़ी बहुत जुनून नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर, लेकिन जुनून दिखाना और करके दिखाने में बहुत अंतर है। तभी मास्टर कहते हैं, स्टॉप। दोनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं आमने सामने। मास्टर अनया की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने तो सिर्फ रोका है, वार तो किया ही नहीं। क्या आगे की लड़ाई रोक कर जीतने वाले हो? वार करना नहीं आता? चलो, मैं तुम्हें कराता हूँ। ये बोलकर मास्टर कहने को तो टोंट में मारे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अनया कोई जवाब नहीं देती। क्या देगी जवाब
जवाब देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। हाँ, अगर अनया अपनी चीज़ों में कामयाब हो जाती है, सारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कर लेती है, तो मास्टर के साथ लड़कर जवाब दे सकती है। ये उसके हाथ में है, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे गुरुजी आते हैं, मतलब मास्टर आते हैं और आकर उसको अपनी आँखों में देखने को कहते हैं, उँगलियों से कि देखो मेरी आँखों में, और स्टार्ट करते हैं लोग। पहले तो मास्टर जो है फ्रेंडली, मतलब हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हैं और अनया को रोकने का और वार करने का मौका भी देते हैं। और अनया इस बार काफ़ी अच्छा भी कर रही थी। मास्टर थोड़ी धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ा रहे होते हैं और अनया उस स्पीड को कैच करने की कोशिश तो करती है। जैसे जैसे मास्टर स्पीड बढ़ा रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी भी स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन एक वक्त आता है जब वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है। ये कहें कि वो थक जाती है, लेकिन मास्टर के चेहरे पर ज़रा से भी सिकन या थकान नज़र नहीं आ रही थी। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम अभी बहुत दूर हो, तुम्हें यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अनाया इस बार बहुत ही पोलाइटली, अब बड़े ही आराम से अपने सिर झुकाते हुए कहती है, मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। ये बोलकर वो सीधी खड़ी हो जाती है। मास्टर कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से घूमते हैं उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। मास्टर कहते हैं खुद से, तुम्हें करनी ही होगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हारे लिए ही तो हम सब हैं यहाँ पे। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जितनी भी चीज़ें करनी होगी हम करेंगे, तुम्हें आगे बढ़नी होगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रिया जो है कुछ दूर पर खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही थी, वो अनया के पास आती है और कहती है, क्या बात है, पहले से थोड़ी बेहतर। अनया बेहद ही खुशी से रिया को गले लगाती है, गले लगाते हुए कहती है, मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। रिया उसको गले लगाती है और कहती है, क्या बात है, आज इतनी खुशी, ये खुशी का राज क्या है। अनया बोलने ही वाली होती है, फिर वो चुप हो जाती है। उसे लगता है पता नहीं रिया विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। आखिरकार कौन मानेगा कि शरीर कहीं और, आत्मा कहीं और, फिर शरीर में वो आत्मा चली जाए, अपने शरीर से बाहर आ जाए। कितनी, मतलब ये चीज़ें सुनने में अजीब सी लग रही है। रिया कहती है, क्या बात है, नहीं बताओगी। अनया कहती है, दी वो ना, वो क्या हुआ, वो कहोगी या कुछ कहोगी भी। तो अनया कहती है, दी वो आकृति आई थी। आकृति यहाँ पे कहाँ है। अनया कहती है, नहीं वो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। क्या मतलब, मतलब ये कि वो ये बोल ही नहीं पा रही थी आकृति, सॉरी रिया। उसको अपने साथ ले जाकर थोड़ी सी साइड में जाती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, आई मीन दूर थे लोग, सुन नहीं सकते थे उनकी बातों को। तो रिया कहती अब बताओ। तब जाकर अनया उसको बताती है कि ये चीज़ हुआ है, आकृति आई थी, ऐसे ऐसे बातें हुई थी हमारे बीच। तो ये जब सुनती है रिया तो उसको घूर कर देखने लगती है। अनया कहती दी मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो ना, मैं सच बोल रही हूँ। उसने बोला है कि मैं भी ये कर सकती हूँ जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाएगी। रिया जब ये सुनती है तो कहती है, अच्छा ये आकृति ने बोला। हाँ वो वही बोली। अच्छा तो क्या तुम्हें विश्वास है इस चीज़ पर। ती मैं ये कैसे मना करूँ, आपको विश्वास नहीं है, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी, जहाँ पर वो थी उस वक्त, जहाँ आकृति आई थी वहाँ पर लेकर जाती है। लेकर जाते हुए नीचे नीचे दिखाती है, देखिए ये देखिए। जब रिया नीचे देखती है और लिखे हुए शब्दों को देखती है तो वो चौंक जाती है। कहीं ये तुमने तो नहीं लिखा। नहीं थी, क्या क्या बोल रहे हो आप, मैं क्यों लिखूंगी ये सब। अच्छा तो फिर क्या करनी है। आ, करनी है, मैं पूछ रही थी कि क्या आकृति ने जो ये बोला है क्या वो सच है। रिया हाँ सच हो सकती है, जब आकृति यहाँ आ सकती है तो तुम भी तो वहाँ जा ही सकती हो। हाँ मैंने गुरुजी से बात की, उन्होंने बोला है कि वो मेरी कल से ये आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा जागृत करने की शिक्षा देंगे। अच्छा गुरुजी ने बोला। हाँ चलो बढ़िया है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो भी वो येलो कपड़े में थे। तो वो कहते हैं कि आप दोनों को गुरुजी बुला रहे हैं। रिया और अनया एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं जी हम चलते हैं। वो निकल जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, वहाँ जाकर फिर उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, अनया आओ। जी जी गुरुजी बैठो यहाँ पे। जी
रिया भी वहाँ पर थी। तो गुरुजी कहते हैं तुम जाओ, जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। जी गुरुजी। बिना सवाल के रिया चली जाती है। गुरुजी आगे कहते हैं क्या आप सीरियस हो इस चीज़ को लेकर कि आप अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हो? एक बात याद रखना, अगर आप यहाँ से निकल गए तो फिर आप दोबारा पीछे नहीं पलट सकते। या ये कह सकते हैं कि आप एक बार साधना में लग गए तो आप पूरी साधना किए हुए आप यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। अनाया बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहती है गुरुजी मैं तैयार हूँ। ठीक है। नहीं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना रहता है। अनया हाँ में सिर लाती है। कौन कौन? अनया बताती है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। गुरुजी हाँ में सिर लाते हैं। सबसे पहले पृथ्वी, आपको पृथ्वी तत्व को जागृत करनी होगी। चलिए पृथ्वी के बारे में बताते हैं। वो आगे कहते हैं पृथ्वी तत्व हमारे अस्तित्व की जड़ है। जैसे कि जब एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा होता है पृथ्वी पर तो उसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर होती है ना। अगर वो जड़ें ना रहे तो वो वृक्ष खड़ा हो सकता है? अरे ना में सिर लाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी हमारे अस्तित्व की जड़ है। ये हमें स्थिरता, बल, धैर्य प्रदान करता है। पृथ्वी की तरह अडिग बने रहो, मतलब पृथ्वी की तरह मजबूत बने रहो। ये तत्व तुम्हें हर संघर्ष में टिका रहने की शक्ति देगा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर देगा। जब तुम्हारा मन हर दिशा में भटकेगा तब पृथ्वी की तरह तुम स्थिर रहना सीखोगे। अनाया ने ध्यान से अपना हाथ सिर हिलाया और कहा गुरुजी मैं पूरी लगन से साधना करूंगी। गुरुजी अनाया को देखते हैं और कहते हैं अपनी आंखें बंद करो। अनाया ऐसे ही करती है, अपनी आंखें बंद करती है, अपने दोनों हाथों को नाभि के पास ले जाकर एक दूसरे के ऊपर रखती है और रखते हुए गुरुजी आगे कहते हैं एक गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारी जड़ें मिट्टी के अंदर है, धरती के अंदर। धरती के गर्भ में तुम्हारी जड़ें समाहित हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ध्यान उस जड़ें उस मिट्टी के अंदर तुम्हारा ध्यान मन स्थिर हो जाएगी तब जाकर सही मायनों में तुम्हारा साधना शुरू होगी। अनाया भी ऐसे ही करती है, अपने आप को पूरी तरह से स्थिर छोड़ देती है और अपनी ध्यान अपना मन पूरी तरह से मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर उन जड़ों पर टिका देती है। उन जड़ों के बारे में सोचती है जहाँ पर एक वृक्ष की जड़ें होती है। जैसे कह सकते हैं ये शरीर हमारी मिट्टी से ही बनी होती है, उसको जिंदा रहने के लिए उन 5 तत्व मिलकर एक शरीर बनाते हैं और उसमें आत्मा परमात्मा ने दी होती है। अनया अपनी सांसों को स्थिर करती है और अपने मन से लड़ती हुई उन विचारों को खुद से दूर करती है जो बार बार उसके मन में ख्यालों के रूप में आ रही थी। उन ख्यालों में आकृति के साथ बिताए हुए पल, उससे की हुई बातें, वो सब कुछ उसके दिमाग और दिल में जैसे छाई हुई थी और उन सब से वो लड़ रही थी अपने मन को स्थिर करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ को पाने की जब इतनी चाह बढ़ जाती है तो उसे पाने के लिए हर एक कदम, हर एक कीमत चुकाने के लिए वो इंसान तैयार हो जाता है। किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए, बस चाहिए। उसी तरह अनाया को आकृति से मिलने की इतनी तड़प मची थी उसके अंदर कि वो अपने आप को स्थिर करती है और बिल्कुल जैसे ही गुरुजी ने बता रखा था वो वैसे ही करती है। वो अपना ध्यान पूरी तरह से पृथ्वी के इर्द गिर्द, उसके अंदर क्या है क्या नहीं उसके बारे में बस सोचने समझने लगती है। धरती के अंदर वो पहाड़, वो पेड़, वो पौधे, वो जड़ें, वो मिट्टी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और इन्हीं विचारों से बहते बहते वो अचानक एक जगह उसका मन स्थिर हो जाता है जहाँ पर मिट्टी का शरीर, धरती माँ, उसकी माँ जिसके गर्भ से उसने जन्म लिया था,
उसी जगह पर उसका मन जाकर रुक जाता है, और जब रुकता है ना तो उसके चेहरे पर वो शांति, वो सुकून नज़र आने लगती है। जब ये गुरुजी देखते हैं तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कह रहे हो कि हाँ, ये सही जगह पर अपना ध्यान स्थिर कर चुकी है। गुरुजी बोलते हैं, बहुत अच्छे, यही पृथ्वी तत्व का असली ग्रहण है। बिना किसी प्रक्रिया के स्थिरता से तुमको खुद को धरती के साथ खुद को जोड़ लेना है। जब ये तुम पूरी तरह से खुद को कनेक्ट कर लोगी मिट्टी से, धरती से, तो तुम सही मायनों में साधना के अगले पड़ाव तक पहुंच जाओगी। अनाया बस ध्यान पूर्वक अपने मन को स्थिर किए हुए साधना में डूब चुकी थी। वही दूसरी तरफ अनाया के घर में अनाया के मम्मी पापा दादा दादी जो है हॉल में बैठे हुए थे, और लंच का टाइम हो गया था। तो अनाया की मम्मी कहती है, चलिए लंच कर लेते हैं। तो दादी माँ कहती है, आकृति। अनाया की मम्मी कहती है, वो उसने बोला है कि जब तक वो कमरे से बाहर नहीं आएगी तब तक कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। हालांकि फैमिली वालों को सब चीज़ पता था, तो वो लोग भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते। तभी जो है वो लोग वहाँ से जाते उससे पहले ही दरवाजे की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर एक सर्वेंट जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर अनाया के दोस्त खड़े थे। यस, अनाया के दोस्त वंश, वंशिका, साक्षी, वृंदा, पिंकी, सोनाली। इनके साथ जिया नहीं थी, रवि, रोशन, राजू, सभी जो है दरवाजे पे खड़े थे। अनाया की मम्मी कहती है, क्या बात है, आज ये पूरी मंडली हमारे घर, क्या रास्ता भूल गए थे क्या? रवि हंसते हुए कहता है, क्या आंटी आप भी, हम रास्ता कैसे भूल सकते हैं, क्या हम नहीं आ सकते यहाँ पे? तो अनाया की मम्मी कहती है, अरे क्यों नहीं आ सकते, ज़रूर आ सकते हो, ये तुम्हारा भी तो घर है ना? देखो, मैं बोला था हम चलते हैं, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। चलो अंदर आ जाओ। तो सभी जो है अंदर आते हैं, आकर सोफे पे बैठते हैं। तभी वंश कहता है, वैसे आंटी वो अनयन कहाँ है? एक्चुअली वो बोला था कॉलेज आने के लिए, अब 3 दिन हो गए हैं अभी तक। तो अनाया की मम्मी कहती है, अरे बेटा वो तो यहाँ है ही नहीं। नहीं है मतलब? रोशन पूछता है। तो अनाया के पापा कहते हैं, एक्चुअली वो कहीं गया हुआ है रिया के साथ, अभी हो सकता है कुछ दिन वो कॉलेज ना जाए। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ काम था, कुछ ज़रूरी काम था, वो लोग बताते नहीं हैं। वंश बड़े ही गौर से उनके पेरेंट्स का रिएक्शन देख रहा था, अनाया के पेरेंट्स का रिएक्शन। वंशिका कहती है, अच्छा वो भाभी भी गई है क्या? तो अनाया की मम्मी कहती है, नहीं नहीं बेटा, वो नहीं गई है। क्या भाभी यहीं पर है? कहाँ है, हमें मिलना है। वृंदा कहती है, हाँ हाँ आंटी, भाभी कहाँ है, भाभी से मिलना है। वृंदा की बात सुनकर अनाया की मम्मी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, बेटा अभी वो आराम कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो रही है, बाद में मिल लेना, चलो पहले लंच कर लेते हैं। वृंदा कहती है कि क्या हो गया भाभी को, और अनयन भाई कहाँ है? तो अनाया की मम्मी कहती है, वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, कुछ ज़रूरी काम से, तो वो आ जाएंगे। लेकिन भाभी को क्या हो गया? मैं देख कर रहा हूँ, वो उठकर जाने ही वाली होती है कि अनाया की मम्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, वो खुद कमरे से आ जाएगी बाहर। और एक्चुअली वो ठीक से रात में सो नहीं पाई थी, तो दवाई वगैरह लेकर सोई है, तो डिस्टर्ब करना सही नहीं है ना, चलो चलिए लंच कर लेते हैं और थोड़ी देर बातें करो, वो आ जाएंगी। वृंदा का चेहरा जो है लटक सा जाता है, लेकिन कोई था जो बड़े ही गौर से सारी चीज़ों को देख रहा था, वो था वंश। उसके मन में शक पनप गया था, जैसे ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उनके चेहरे का रिएक्शन और वृंदा की जाने की बात पर उसकी अनाया की मम्मी का रिएक्शन, किस तरह से वो उसे रोक लेती हैं और हड़बड़ाते हुए सारी चीज़ें बोली थी। वंश कहता है, क्या हुआ आंटी, कोई बात है क्या? अनाया की मम्मी कहती है, नहीं 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 बेटा, कोई बात नहीं है, चलिए लंच कर लीजिए आप लोग। वंश कहता है, नहीं नहीं आंटी आप लोग कीजिए, हमने कर लिया है। अच्छा। रवि कहता है, क्या यार, चलो ना, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या आंटी इतनी प्यार से बोल रही हैं। वंश उसको घूर कर देखता है, फिर भी रवि को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो तो था ही मस्त मौला इंसान। वो कहता है, ठीक है आंटी चलिए, क्या बनाई है? तो अनाया की मम्मी कहती है, चलो देखते हैं क्या बनाया। अच्छा, आपने नहीं बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया, सर्वेंट ने बनाया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सभी जो है वहाँ से जाने लगते हैं, वंश को छोड़कर। वंश वहीं पे बैठा हुआ था।
अनाया की मम्मी कहती है बेटा तू नहीं जाओगे? तो वंश कहता है नहीं आंटी आप लोग जाओ करो, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मुझे भूख नहीं है। ये बोल कर वो नहीं जाता है। अनाया की मम्मी भी ज़्यादा गौर नहीं करती ये चीज़ पर, सभी चले जाते हैं। सभी के जाने के 2 मिनट हुए थे। वंश अपनी सिर घुमाता है और उसकी नज़रें सीधे अनाया के कमरे पे पड़ती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे अंदर किसी क्रूर इंसान के अंदर जो होती है ना, जो किस तरह से वो हंसता है, भयानक हंसी, वैसा कह सकते हैं। लेकिन वो हंस नहीं रहा था, वो स्माइल कर रहा था। सबके गए हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुके थे। सब लोग बिजी हो चुके थे नाश्ता करने में, सॉरी लंच करने में। तभी तभी जो है वंश अपनी नज़रें इधर उधर घुमाता है। उसको जब देखता है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई वहाँ पे है नहीं, तो खड़ा हो जाता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर अनाया की मम्मी सबके साथ जो है लंच कर रही थी। इनको ज़रा सा भी खबर नहीं थी कि उनकी ये गलती आगे चल के क्या क्या कर सकती है। अनाया की मम्मी सबको खाने को कह रही थी, मतलब यही सब बातें वगैरह हो रही थी, कैसी बनी है, क्या बनी है, क्या चल रहा है कॉलेज में, सब ठीक है नहीं ठीक है, यही बातें हो रही थी डाइनिंग टेबल पर। और इधर वंश फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका था, अनाया के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आंखों में एक अजीब सी चमक लिए और चेहरे पर वही स्माइल। धीरे धीरे करके अनाया के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहा था। उधर आकृति आकृति की आंखें खुलती है, और जब वो आंखें खुलती है तो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। वो स्माइल ये बता रही थी कि आखिरकार जिसके लिए वो तड़पी थी, जब वो अपनी योग निंद्रा से जब वो बाहर आई थी, जिसको देखने की चाहत थी, वो चाहत उसकी पूरी हो चुकी थी। अब उसके अंदर पूरी एनर्जी भरी हुई थी। वो उठती है, उठकर वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है और वो अपना मोबाइल देखती है। मोबाइल पे बहुत सारे मिस कॉल्स मैसेजेस पड़े हुए थे। वो अपना मोबाइल उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। वही वंश वंश लगभग 5 कदम रह गई थी अनाया के दरवाजे के पास आने में, और वो बढ़ ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। जैसे ही वो अनाया के दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजे पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा अंदर से खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही वंश की नज़रें आकृति पे पड़ती है। आकृति अपनी मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी। तभी तभी जो है एक मानो कोई शक्ति थी या कुछ और, जो आकृति को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसकी मंगलसूत्र से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलती है और आकृति के ऊपर एक पतली सी परत की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे मानो एक पर्दे की तरह लग जाती है। आकृति अपना कदम नहीं बढ़ा पाती तो खुद सामने देखती है अपनी नज़रें उठाकर। जब उसकी नज़रें सामने पड़ती है तो उसकी आंखों में एक बदलाव आती है और उस आंखों से जैसे मानो आग निकलने के लिए तैयार थी। उसको गुस्सा आ रही थी। हालांकि आकृति का बिहेवियर नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी। गुस्सा, नाराज़गी, क्रूरता ये आकृति का नहीं था। आकृति का तो था कोमल शांत स्वभाव, एकदम चांद की तरह शांत, जैसे चांद शांति बिखेरता है, सुकून देता है। यही थी अनाया की, सॉरी आकृति की। लेकिन उसकी आंखों में वो नाराज़गी, वो आकृति की नहीं, वो तो अनाया की शक्तियाँ थी, जो कि आकृति की ऊर्जा अनाया में गई थी। अनाया की भी कुछ परसेंट ऊर्जा आकृति में भी आई थी, और वो तभी सामने आएगी जब जब आकृति पे के ऊपर कोई गलत नज़र डालेगा। उस वे में जैसे अनाया देखती है आकृति को, अगर वैसे कोई और शख्स आकृति के ऊपर नज़र डालेगा तब तब अनाया की शक्तियाँ, अनाया की ऊर्जा आकृति के ऊपर हावी होंगी। जब ऐसा होता है तो वंश वंश जो वहाँ पे खड़ा था, जैसे मानो जम सा जाता है आकृति की आंखों को देखकर। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि क्या क्या, वो कुछ बोलता उससे पहले ही मानो उसको एक झटका सा लगता है। अनाया आकृति की आंखों से एक हल्की सी लाल रोशनी निकलती है। सुनहरी नहीं कह सकते, लाल भी नहीं कह सकते हैं, बीच का कलर कह सकते हैं, जो कि अग्नि की कलर टाइप की होती है, जस्ट वैसे ही वो निकलती है। और निकलते हुए सीधे
वंश पर जैसे मानो वार कर रही हो, सीधे उसके जस्ट गले के नीचे सीने के ऊपर जाकर लगती है और वंश को एक झटका सा लगता है और वो डायरेक्ट मानो 10 कदम पीछे चला जाता है और खुद को संभालने के लिए दीवार पे हाथ रख देता है। वहाँ पर एक फूलदान रखी हुई थी, वो फूलदान गिर जाती है वंश से टकरा कर। ये होते ही जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे लोग चौंक जाते हैं, वो सभी खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हुए हॉल में आते हैं और हॉल में इधर उधर देखते हुए सबकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर वंश खड़ा था, अनया के जस्ट दरवाजे के सामने। अब आकृति अपना एक पैर आगे निकालती है और जैसे ही आकृति पैर आगे निकालती है सब देख कर चौंक जाते हैं और अनया की मम्मी घबरा सी जाती है, समझ जाती हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अनया के पापा की तरफ देखती है। अनया के पापा की भी आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। रवि, रोशन, राजू वो लोग भी दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे। अनया के पापा जाते हैं और वंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कौन बोला यहाँ पर आने के लिए? क्या कर रहे हो यहाँ पे? अनया की मम्मी आकृति को देखती हैं। आकृति की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रही थी। अनया की मम्मी आकृति के पास जाती है और जाते हुए जैसे ही उसे टच करने वाली थी तभी आकृति एक कदम पीछे लेती है और लेते हुए वो खुद की आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। अनया की मम्मी जब देखती है कि आकृति शांत है तो उसके पास जाती है, कहती है कि क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैंने पहले भी बोला था कि इस फ्लोर पर, इस कमरे के आसपास कोई नहीं आनी चाहिए। बेटा, मैंने सबको मना कर दिया था, लेकिन ये तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अनया की मम्मी कहती है। वंश कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपने बोला कि आकृति की तबीयत ठीक नहीं है तो बस मैं एक नज़र देखने के लिए आ गया था। तुम्हें कोई बोला था यहाँ पर आने के लिए? क्या हमसे पूछा कि हमें देखने जानी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू के कमरे तक आने के लिए? अनया के पापा वंश के कॉलर को पकड़ते हुए खींचते हुए नीचे तक लाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटे के कमरे तक जाने की? वंशिका जो है अपने भाई के पास जाती हुई कहती, भाई आप वहाँ क्यों गए थे? नहीं, मैं बस देखने के लिए गया था। लेकिन भाई ऐसे कैसे? आपको भी पता है वो हमारे दोस्त की वाइफ है। आप ये जानते हुए कि हमारा दोस्त यहाँ पे नहीं है, अनया यहाँ पे नहीं है, आप कैसे जा सकते हो उनके कमरे तक? भाई ये आपने ठीक नहीं किया। वंश समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मुझसे गलती हुई, मैं जानबूझकर नहीं किया, बस मैं देखने के लिए गया था, यही बस बोले जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बातें सुन नहीं रहा था क्योंकि सबको पता था कि वंश एक प्ले बॉय है। उसके दिमाग में कब क्या चलती है लगभग उसकी नज़रों को देखकर समझना बहुत आसान था। रवि जो कि मस्त मौला इंसान है, हंसी मजाक करता रहता है, वो भी कहता है, यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब अपनी ही दोस्त की वाइफ पर नजरे, छी कितने मतलब घटिया हो यार, तुम तो हमारे दोस्ती के लायक भी नहीं हो। वंश उसको समझाते हुए कहते हैं, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस देखने के लिए गया था और कुछ नहीं। तभी आकृति कहती है, अच्छा अगर आपको हमें देखनी ही थी तो आपको माँ से या पापा से परमिशन लेनी चाहिए थी या आपको इंतज़ार करनी चाहिए थी हम जब नीचे आते तो। वंश चुप हो जाता है, अपनी नज़रें झुका लेता है। रोशन, राजू भी वहाँ पर खड़े थे, उन सबको भी अच्छा नहीं लग रही थी। सभी को पता है कि वंश कैसा है, लेकिन दोस्त होने के नाते सब लोग उसको अपनी दोस्ती से बाहर नहीं निकालना चाहते थे। लेकिन इस हद तक वंश आगे जाएगा किसी को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। प्ले बॉय होना एक अलग बात है, लड़कियों के साथ घूमना एक अलग बात है, लेकिन दोस्त की पार्टनर पर नज़र रखना ये तो सही नहीं था। उसकी नज़रों को कहीं ना कहीं अनया की फैमिली समझ चुकी थी। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि अनया के दोस्त यहाँ पर आए, लेकिन अगर कोई आता है तो कोई कैसे रोके, ये जानते हुए भी कि उसके दोस्त हैं। अनया तो ना होते हुए भी अपनी वाइफ की रक्षा कर लिया, लेकिन वंश का आगे क्या होगा? जब अनया को पता चलेगी कि वंश ने क्या किया है तो आगे क्या होगा? क्या अनया उसको माफ़ करेगी? जानेंगे सब अगले पार्ट में।